ये महाशय हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। 25 सितंबर 1916 और 11 फरवरी 1968 ये इनका जीवन काल था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और इनका जो मेन चीज़ है वो है एकात्मवाद, एकात्म मानववाद कहिए, एकात्म मानववाद का इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पर है। एकात्म मानववाद, एकात्म मानववाद जो है जनरली इन्होंने एकात्म मानववाद पर विशेष करके बहुत कुछ अलग से क्या लिखा है इनका इतिहास में ऐसे तो हमको कुछ मिला नहीं, लेकिन इनकी जो भाषण था 22 से 25 अप्रैल 1965 मुंबई में इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक का, उस समय वो मार्गदर्शक थे, उन्होंने मुंबई में एक भाषण दिया था और उसमें इस विषय पे एकात्म मानववाद पे उन्होंने परिचर्चा की थी। उन जो 4 दिन का भाषण का एनालिसिस किया गया है, उसी 4 दिन के भाषण के एनालिसिस के आधार पे एकात्म मानववाद क्या है, इसके विषय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की क्या सोच था और वो समाज के लिए कैसे हितकर है। जनरली जो सामाजिक व्यक्ति होते हैं उनकी सोच किसके लिए होता है? समाज के लिए, अपने लिए नहीं होता है। वो प्रश्न के लिए अपने लिए नहीं सोचते हैं, समाज के लिए क्या हितकर है। उसी व्याख्यान के आधार पे अगर हम लोग देखें तो एकात्म मानववाद कहते किसको हैं? आखिर हर चीज़ का तो एक परिभाषा होगा, डिफिनेशन होगा, हम समझेंगे कैसे। आखिर एकात्म मानववाद एक ऐसी धारणा है जो सर्पिलाकार मंडल आकृति, बहुत शुद्ध वर्ड है, सर्पिलाकार समझते हैं शब्द, भूगोल पढ़े होंगे ना। सर्पिलाकार, सर्पिलाकार जनरली बोला जाता है जो सर्प के आकार का, सर्प के आकार का, सिंपल वर्ड में कहिए तो स्पष्ट की जा सकती है, जिसके केंद्र में व्यक्ति, कौन कौन आएगा? व्यक्ति, व्यक्ति से जुड़ा हुआ एक घेरा परिवार, परिवार से जुड़ा हुआ एक घेरा समाज, जाति, फिर राष्ट्र, विश्व और फिर अनंत ब्रह्मांड को अपने में समाविष्ट किए हैं। अब समझिए इस बात को। कोई देश, जैसे कि सिंपल बात, देश भारत को क्या बोला जाता है? गणराज्य बोला जाता है ना एक प्रकार से। क्यों? राज्यों का समूह, संघों का समूह। तो अगर अब बड़े तौर पे देखें तो संघ है, पर देश कैसे बना है? सबसे पहली बात की, सबसे पहला मनुष्य हो गया, मनुष्यों के मिलने से परिवार बनता है, परिवारों के रहने वाली जगह से ग्राम बनते हैं, कुछ गांवों को जोड़ के पंचायत बनती है, पंचायतों को अगर कुछ जोड़ दीजिए तो ब्लॉक, प्रखंड बनता है, उसके आगे जाइए तो जिला बनता है, उससे ऊपर जाएंगे तो राज्य बनेगा, राज्यों का समूह देश बनता है, देशों का समूह महादेश बनता है, महादेशों का समूह विश्व बनता है। और उसमें से अगर बहुत हम एक विश्व के बारे में जानते हैं, हो सकते हैं दुनिया में बहुत सारे विश्व होंगे, उन विश्वों का समूह जोड़ दीजिए तो ब्रह्मांड बनता है। तो यहाँ शुरुआत कहाँ से होती है? सिंगल, एक मनुष्य से। तो यहाँ पर जो इनका पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद था, आप इसमें समझिए ये भी सेम सर्पिलाकार मंडल आकृति, यानी कि जोड़ते जोड़ते छोटे से लेके बड़े की जो आकृति बनेगी, कहाँ से? व्यक्ति, व्यक्ति से जुड़ा हुआ परिवार, सिंगल मान लीजिए हम हैं, हमसे जुड़ा हुआ परिवार, और परिवार से जुड़ा हुआ एक घेरा क्या होता है? समाज। 2, 4, 10 परिवार मिलकर जुड़ा हुआ घेरा, जिसको समाज या जाति, कम्युनिटी, अलग अलग होता है ना, एक परिवार इतने इस जाति के, इस जाति के, और फिर इनसे सबसे मिलके क्या बनता है? राष्ट्र बनता है। राष्ट्र का निर्माण इन्हीं से होता है, और फिर बहुत सारे राष्ट्र मिलके विश्व बनते हैं, और विश्व से अनंत ब्रह्मांड को अपने आप में समाविष्ट किया हुआ है। तो एकात्म मानववाद का मूल जो व्याख्या है यही है। इसके आगे जाते हैं। इस अखंड मंडलाकार आकृति में एक घातक से दूसरे, फिर दूसरे से तीसरे, और तीसरे का विकास होता है। ऐसा ही होता है ना, मान लिया जाए हम समाज में बहुत पिछड़ गए, अगर मेरा विकास रुक गया इसका मतलब क्या है? मेरे परिवार का विकास रुक गया, ऐसा ही ना। हमारा अगर विकास हो गया, मान लीजिए हम अभी विकसित है, तो अपने अगले जनरेशन के, अगले पीढ़ी को या अपने समाज में कुछ तो देंगे। तो यानी कहा गया कि जो विकास है वो यहीं से जुटता है। राष्ट्र का अगर विकास होना है, विश्व का विकास होना है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? व्यक्ति के विकास से। अगर व्यक्ति का विकास हो गया तो उसका योगदान कहीं ना कहीं राष्ट्र के विकास में रहेगा। जैसे आप लोगों में से कोई लड़के आगे चल के IAS, PCS या जिस भी जगह पे बने, बिजनेसमैन बने, जो भी बने, अगर अपना विकास आप सही ढंग से कर लिए, अपना परिवार का विकास करेंगे, समाज का विकास करेंगे, और अल्टीमेट राष्ट्र का विकास करेंगे। राष्ट्र का विकास होगा तो विश्व का विकास होगा। ये चीज इनका इसमें इनमें से आता था।
आगे, सभी एक दूसरे से जुड़कर अपना अस्तित्व साधते हुए, ये शब्द बहुत खतरनाक है, एक दूसरे के पूरक एवं स्वाभाविक सहयोगी हैं, इनमें कोई संघर्ष नहीं है। नहीं समझे, इसी तरह पूरा लाइन को लेके आए थे, खोज के निकाले, किताब में कहीं मिला नहीं, थोड़ा सा मेहनत किए मिल गया। कहने का मतलब ये है, संघर्ष सब तो समझते होंगे। संघर्ष क्या है? संघर्ष दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव, एक आप अपने विकास के लिए अगर संघर्ष कर रहे हैं वो भी संघर्ष है, एक अपनी विनाश के लिए अगर संघर्ष कर रहे हैं वो भी संघर्ष है। विकास के लिए किया गया जो संघर्ष है वो राष्ट्र के लिए समर्पित होता है, आपके लिए समर्पित होता है, देश के लिए, परिवार के लिए, लेकिन आपने कुछ, आपकी संघर्ष की डायरेक्शन गलत हो गई, गलत रास्ते में अगर आप चले गए, उसे भी संघर्ष ही कहा जाता है, लेकिन दुर्भावना से प्रेरित संघर्ष कहा जाता है। कि जैसे मान लिया जाए समाज में हम हैं और आप हैं, आपकी प्रगति बहुत अधिक है, हमें आपको नीचे करना है। दो तरीके हैं, एक तो संघर्ष करके हम अपने आप को ऊपर कर लें, अगर आप लाखपति हैं तो मैं करोड़पति बन जाऊं, आप ऑटोमेटिक नीचे हो जाएंगे। आइदर दूसरे तरीके से संघर्ष करके आपके लाख रुपये का नुकसान करा दें, यही है ना दो तरीका। तीसरा और कोई तरीका है? तीसरा और कोई तरीका नहीं है। तो एकात्मवाद में जो स्वामी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्मवाद था, उसमें दूसरे वाले का कोई ऑप्शन नहीं था कि आप अगर करोड़पति हैं तो आपको नीचे करने के लिए मैं आपके करोड़ों को लॉस का संघर्ष करें, लॉस कराने का संघर्ष करें, इसकी कोई जगह नहीं थी। उनका जगह था कि हम अरबपति बने संघर्ष करके, और जैसे ही हमारा विकास होगा हम आगे बढ़ेंगे। एकात्मवाद मतलब, एकात्म मानववाद मतलब हम अपना विकास करें, समझ गए ना? एकात्म मानववाद यानी हम आपके बारे में नहीं सोचें कि आपका विकास कैसे हो, आपको डुबाए कैसे, आपका लॉस कैसे हो, हम नहीं सोचें। हम सिर्फ ये सोचें कि मेरा विकास कैसे हो। जैसे ही हम अपना विकास करेंगे ऑटोमेटिक आपका विकास हो जाएगा। अगर आप इनडायरेक्ट वे में सोचिए, हर जगह यही चीज़ है। आपके घर में, आपके मित्रों में, अगर कोई एक स्टूडेंट बाकी सबको छोड़ दीजिए, कोई एक स्टूडेंट आप लोग में अच्छा पढ़ने लगी, हर क्लास में अच्छा, हर टीचर के पास व्यवहार अच्छा, हर जगह आपको सपोर्ट मिलने लगे, तो बाकी बच्चों में दो तरीके से विकास होना शुरू हो जाएगा। एक, या तो आपको देख के उसे कंपटीशन की भावना जगेगी कि तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं। आइदर आपका खुशी को देख के उसमें जलन की भावना जगेगी, दैट इज़ द ईगो, कि अगर प्रिंसिपल साहब हर बार उसी का नाम लेते हैं तो मेरा क्यों नहीं लेंगे। तो ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं, ठीक है। और तीसरा, ऐसे भी बहुत बच्चे रहते हैं कि बाहर जाके पीटना शुरू, तो मैं बोल नहीं, कदम गलत तब होंगे जब आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्मवाद के बगल रहेंगे। यानी कि दूसरा वाला जो हम ऑप्शन बताएं कि उन्हें 1 लाख से नीचे करना है तो उसके घर में आग लगा दो, वो भी संघर्ष है। वो वाली कदम गलत है, यहाँ पर उसकी कोई चर्चा ही नहीं है, ये सोच आना ही नहीं है। मैंने आगे बढ़ने का 2 ही ऑप्शन बताया। एक, आप स्वयं मेहनत करिए, अगर वो लाखपति है तो आप करोड़पति बनने का कोशिश करिए, प्रयास करिए। तो ये बनने के लिए 2 ऑप्शन है। एक तो देख के बनेंगे, अगर आपने अच्छा करा तो मुझे भी करना है, हम भी मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे। दूसरा, ईगो से भी होता है जलन। ईगो शब्द जो है ना बहुत खतरनाक है। बोला जाता है अगर मनुष्य के अंदर ईगो की प्रवृत्ति नहीं हो तो उसका विकास रुक जाता है। तो ईगो होना भी जरूरी है, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में, नॉट नेगेटिव। जलन से गलत ना करें तो उसकी पैर तोड़ दे, 6 महीना स्कूल ही नहीं आएगा। नहीं, ऐसा होता है, हंसने वाली बात नहीं है। स्कूल में ऐसे जो खतरनाक प्रवृत्ति उत्पन्न होते हैं 6 क्लास से उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, 5 तक नहीं रहता है, बट 6 से उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। हम लोग भी स्कूल से ही आए ना, सरकारी स्कूल से आए। वहाँ पे कुछ बच्चे का मोटो यही रहता है, हम तो सुधरेंगे नहीं, लेकिन ये केन प्रकार इसे बिगाड़ देना है। समझ गए? ये मोटो, तो उसमें अगर आप बच गए तो आप सक्सेस हैं। हो सकता है आपके कारण वो सुधर जाए। अंगुली माल कौन सा बना था, रत्नाकर से अंगुली वाल्मीकि बना था, ऐसा वाली कहानी आ जाए। तो ये जो सिस्टम है जो समझ में नहीं आया, ये सिस्टम यही कहता है, देखिए कि आकृति में एक घातक कहने का मतलब एक व्यक्ति, घातक का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए एक व्यक्ति से दूसरे, फिर दूसरे से तीसरे का विकास होता है। ये सेंटेंस समझ गए? अगर आप अपने में विकास कर लिए तो आपको देख के बगल वाला हो सकता है, आपका छोटा भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, कोई भी होता ही ऐसा ही होता है ना कि भैया पढ़ के ये निकले तो मुझे भी ये करना है। आप अगर चोर निकल गए तो वो भी कहेगा कि भाई ही चोर है, हम क्या करें। आप भी तो सपोर्ट उसी में करिएगा।
तो ऐसा वाला कहानी होता है कि एक का प्रभाव, आपके पड़ोसी में कोई चोरी करने में महारत हो जाए, 2-4 गाड़ी चोरी करके लाएंगे, आपके मन में पाप आना आसान रहता है। तो इसीलिए बोला गया अगर आप स्वयं का विकास करिए, आप दूसरे को सुधारने की छोड़ दीजिए, तो आपके विकास से दूसरा और दूसरे से तीसरे का विकास हो जाएगा। आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सभी एक दूसरे से जोड़कर अपना अस्तित्व साधते हुए, दैट मीन्स कि आप हमसे जुड़िएगा लेकिन उसमें मेरा स्वार्थ होगा। अपना अस्तित्व साधते मतलब जैसे कि हम आपको पढ़ाने आए, हो सकता है इसमें मेरा कुछ स्वार्थ जुड़ा हो और मेरे स्वार्थ के कारण क्या हो जा रहा है, आपका भला हो जा रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, मे भी नहीं भी हो सकता है, पता नहीं, इससे बढ़िया भी कोई पढ़ा सकते हैं, हम टाइम पास कर रहे हों, जो भी हो। लेकिन कहने का मतलब है कि आपके साथ कोई, जो आपके मोहल्ले में किसी ने दुकान खोला अच्छा सा, ये उसका तो स्वार्थ है, लेकिन आपका भला हो गया ना, सामान खरीदने धनबाद नहीं जाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अपना अस्तित्व साधते हुए एक दूसरे के पूरक एवं स्वाभाविक सहयोगी हैं। तो बोलता है ये मनुष्य के एकात्मवाद का गुण है, ये आया नहीं है कहीं से, ये गुण है कि व्यक्ति अपना स्वार्थ के कारण अपनी स्व को साधते हुए जो विकास की बात करता है उसमें दूसरे का विकास हो जाता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो पूरक सहयोगी है, स्वाभाविक सहयोगी है, इसमें कोई संघर्ष नहीं है। अब इसमें कोई संघर्ष नहीं है कि वो दुकान खोला है आपको बढ़ाने या गिराने के लिए, जहां पे ये अल्टीमेट कंपटीशन की भावना आ जाती है, संघर्ष वहाँ होता है। तो कहा गया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो एकात्म मानववाद था, इसमें संघर्ष का कोई स्थान नहीं था, इसमें सब कोई अपनी स्वार्थ पूर्ति, अपने स्व को साधते हुए आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं, जिससे उसके अगल बगल वालों का हित हो जाता है और स्वाभाविक रूप से परिवार, परिवार से राष्ट्र, राष्ट्र से विश्व का कल्याण हो जाता है। ऐसा ही है, ये एकात्मवाद का मेन पॉइंट टॉपिक है। अगर एकात्म मानववाद क्या है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, ये अगर 4 लाइन आपने लिख दिया तो 3 मार्क्स पक्का।